माली के राष्ट्राध्यक्ष का भाषण भी हो चुका है। अब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्राध्यक्ष का भाषण वहाँ पर हो रहा है, यानी लगभग 8 बजे नरेंद्र मोदी क्रम में उनकी बारी आएगी। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद, यूएन जनरल असेंबली के बाहर, यूएन बिल्डिंग के बाहर। ब्रजेश, तो लगभग 8 बजे अब माना जाए, क्योंकि कल कुछ क्रम में देरी हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 8 बजे प्रधानमंत्री की बारी आ ही सकती है। जी हाँ किशोर, 8 बजे के करीब प्रधानमंत्री की बारी आ सकती है। हालांकि भाषण उनका भारतीय समय के हिसाब से शाम 8 बजे होगा, लेकिन वो यहाँ पर करीब 55 मिनट पहले पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो भारतीय समय है उसके हिसाब से 7:05 पर उन्हें यहाँ आना है। इसका मतलब कि अब से अगले कुछ मिनटों में कभी भी वो यहाँ आ सकते हैं यूएन के कैंपस में, क्योंकि उनका भाषण जो शुरू होगा उसके पहले जो है वो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं बैन की मून, उनसे उनकी 15 मिनट की मुलाकात है। तो प्रधानमंत्री अगले कुछ मिनटों में कभी भी इस यूएन कैंपस में आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है किशोर कि इस बार का जो फर्क महसूस किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जो प्रधानमंत्री के तौर पर अपना भाषण देने जा रहे हैं, क्या फर्क रहा है। मधु भाटिया झा हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं, जो कि पिछले कई अवसरों पर लगातार कवर करती रही हैं यूएन जनरल असेंबली को, पिछले प्रधानमंत्रियों के दौरे को। उनसे ये फर्क जानने की कोशिश करेंगे। मधु, मनमोहन सिंह पिछले 10 साल यहाँ आए, आप लगातार देखती रही हैं मनमोहन सिंह, और अगर मोदी की बात करें, क्या फर्क महसूस हो रहा है अगर हम अमेरिकी पर्सपेक्टिव से बात करें? कुछ देख रही हैं फर्क आप? देखिए, फ़र्क तो बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इलेक्ट होकर ऑफिस में आए हैं तब की एक छवि ही बिल्कुल अलग हो गई है। तो अमेरिका जो अब तक भारत को एक सीरियस नज़र से देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जो है उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि वो ज़्यादातर जो भी चाहते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से बोलते हैं, तो उसकी नज़र सब पर रहेगी। हिंदी में भाषण है जो काफ़ी सालों के बाद अब सुनने को मिलेगा। मधु, यहाँ पर वो पहुंचे उसके पहले वो सुबह जो अगर हम अमेरिकी समय के हिसाब से बात कर रहे हैं और भारत के हिसाब से शाम 5 बजे के करीब जो ग्राउंड जीरो है वहाँ गए। भारतीय जो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था, एक तरह से कहें आज के दिन उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। अमेरिकन जो सोसाइटी है या जो यहाँ की सरकार है उसके लिए किस तरह का वो सिग्नल है? चूँकि 9/11 अमेरिकन हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, वह आतंकवाद के मुद्दे पर एक नए संकेत को देने की कोशिश है कि ज्वाइंट वेंचर ज़्यादा बेहतर ढंग से दिख सकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और ये इस स्टेट विजिट के शुरू होने से पहले से ही साफ हो गया है कि टेरर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा जब राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे। तो 9/11 का मेमोरियल पे जाना, अपनी श्रद्धांजलि देना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भारतीय की भी मौत हुई थी, तो ये एक अपने आप में स्टेटमेंट है कि हम टेरर के साथ के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हैं। और राष्ट्रपति ओबामा भी, क्योंकि अब आईसीस के साथ के खिलाफ एक कोलिशन खड़ा कर रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री मोदी से ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे कि हमें अमेरिका का भी सहयोग चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए। किशोर, यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो भाषण है, जो संभावित है कि शाम 8 बजे से लेकर 8:15 के बीच यानी भारतीय समय है 15 मिनट तक हो, और जो संकेत उभर कर आ रहे हैं वह हिंदी में तो भाषण देंगे ही, भाषण उनका एक्सटेम्पोर नहीं होगा। इसके बाद भी पुख्ता संकेत हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी उनके विदेशी दौरे हुए हैं हर जगह उन्होंने हिंदी में बोला है, अलिखित भाषण पढ़ा है, यानी कि एक्सटेम्पोर। और जो एक बड़ी बात है, जो मधु भी जिस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जब ओबामा से उनकी बातचीत होगी तारीख को, तो उस दिन तो आतंकवाद के मुद्दे पर ज्यादा चर्चा होगी ही, लेकिन यहाँ पर जो इवेंट में भी जो भाषण होगा उसमें आर्थिक मुद्दों प्रधानमंत्री मोदी जो है वह जो है आतंकवाद के मुद्दे को भी काफी विस्तार पर चर्चा करने वाले हैं। तो निगाहें इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर होंगी। जहां तक इवेंट प्रधानमंत्री के भाषण का सवाल है, जनरल असेंबली की बैठक होती है, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद से ये दूसरा मौका होगा जबकि कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ हिंदी में बोल रहा होगा। जहाँ तक यूएन जनरल असेंबली की कार्यप्रणाली का सवाल है, सिर्फ 5 भाषाएं जो है यहाँ रिकग्नाइज्ड हैं, जिसमें कि ट्रांसलेशन की सुविधा मौजूद है। हिंदी के लिए सुविधा नहीं है। मधु, आपसे जानना चाहूँगा, हिंदी में भाषण होगा, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, खासतौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें, वो इसको किस तौर पर ले रही है? हिंदी भाषा आमतौर पर यूएनजीए में सुनाई नहीं देती है। अब प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार हिंदी भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। औपचारिक भाषा नहीं है, ट्रांसलेटर्स मौजूद नहीं है, और ये भी एक गौरतलब है कि अमेरिका में हिंदी भाषा के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। अगर आप इंडिया की नेशनल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदू है या हिंदी है। वो हिंदू और हिंदी में फ़र्क नहीं समझते कि एक कम्युनिटी है और एक जो है भाषा है। तो ये एक तरह से प्रचार होगा कि अब ऑफिशियल तौर पर हिंदी को शायद जानने लगेंगे कि जब भारत का नाम आएगा तो हिंदी भाषा का नाम आएगा। भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा भी है, और एक तरह से कह सकते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर हिंदी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं जब से उन्होंने सत्ता संभाली है मई महीने में, क्योंकि हर जगह जहां भी वो जा रहे हैं
विदेश की धरती पर वहाँ हिंदी में ही भाषण दे रहे हैं और यूएन में भी एक तरह से कह सकते हैं भारतीय दृष्टिकोण से एक रिकॉर्ड होगा जबकि कोई प्रधानमंत्री लंबे समय बाद हिंदी में बोल रहा होगा यूएन जनरल असेंबली में। तो ये तमाम पहलू हैं, चाहे आतंकवाद का मसला हो, उस पर चर्चा होने की बात यदि अपने भाषण में उसे ले सकते हैं, बात रखेंगे और उसके पहले में जाना जाहिर है इन तमाम संकेतों के हिसाब से ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और जब किशोर का भाषण शुरू होगा उसके पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी उनकी 15 मिनट की, और इसी के साथ मैं बता दूं कि आज शाम भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव होंगे मोदी के साथ जब ग्लोबल सिटीजन काउंसिल के प्रोग्राम में, जो कि 50,000 लोग हैं यही न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में, वहां भी दोनों साथ साथ नजर आएंगे, दोनों की मुलाकात और उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। किशोर जी ब्रिजेश, और ये जो बार बार बात हो रही थी कि क्या वो जवाब देंगे नवाज शरीफ का, लेकिन आधिकारिक तौर पर तो जवाब दे दिया गया है भारत की तरफ से। देखिए, जब भी ये कश्मीर की बात होती है एक तरीके से गेम चलता रहता है। यानी पिछली बार भी अगर आप देखें तो नवाज शरीफ ने कहा था कि नई शुरुआत करनी चाहिए। तब मनमोहन सिंह ने तब पिछली बार जो कहा था ये था भाई अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, आप पहले उसको बंद कीजिए और पाकिस्तान एक तरीके से एपी सेंटर है टेरर का, बातचीत जरूर होनी चाहिए पर आप आतंकी घटनाएं तो बंद कीजिए आपकी धरती से जो बातचीत हो रही है। आज जो हुआ है, जो ताज़ा घटना है उसमें अभिषेक सिंह जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं उन्होंने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान ने जो कल कहा उसका जवाब दिया। कहा यानी जो भारत का जो वहां पर परमानेंट मिशन है उसमें जो फर्स्ट सेक्रेटरी ने जवाब दिया, यानी प्रधानमंत्री खुद नहीं दे रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री ने कहा, इन्होंने फर्स्ट सेक्रेटरी ने जवाब दिया, कहा कि आपकी पोजीशन अनटेनेबल है, आप जो कह रहे हैं वो अनवारंटेड है। कश्मीर के लोग बाकायदा चुनाव करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये काम चल रहा है। तो आप इस तरह की बात, मुझे लगता है कि अपने आप में ये एक बड़ी कूटनीतिक चाल है जिसमें वहां के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, यहां प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। आप अपने फर्स्ट सेक्रेटरी को भेज दीजिए राइट टू रिप्लाई के तहत और कहिए कि आप जवाब देकर आइए, तो वो जवाब दे, जो उन्होंने कहा उसका जवाब दे चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसमें मोदी को और कुछ कहने के लिए, ना उनको उस तरफ जाना भी चाहिए, उनको बड़ी बातें करनी चाहिए। तो असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ये जवाब दिया जा चुका है फर्स्ट सेक्रेटरी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हिंदी में लगभग 8 बजे होगा, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बाद साउथ सुडान का भाषण होना है, उसके बाद बुरुंडी का, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आएगी हिंदी में भाषण की। और हिंदी के प्रधानमंत्री के भाषण में क्या होने वाला है उस पर यहाँ पर बात हो रही है। कंचन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। कंचन जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था और किस तरह से जवाब दिया था उसकी बात कर रहे थे। नहीं, अटल जी यूएन में बोलने वाले थे, उसके 2 दिन पहले मुशर्रफ ने अपने भाषण में वही कश्मीर के बारे में, कश्मीर के मुद्दे को छेड़ा और ये कहा कि वर्ल्ड कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें दखलंदाज करना चाहिए और बातचीत आगे बढ़ाना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। तो जब अटल जी की बारी आई तो हम लोग जहाज से जा रहे थे न्यूयॉर्क, तो वो खबर आई कि उन्होंने ये बात कहा है, तो उन्होंने अपना भाषण मंगवाया और बस एक ही लाइन उसमें ऐड किया कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। उन्होंने ना पाकिस्तान का जिक्र किया ना कश्मीर का जिक्र किया, बस इतना ही कह के छोड़ दिया। और मेरे ख्याल से अब मोदी जी वहाँ पर क्या कहेंगे इसके बारे में मुझे पता नहीं और ना अब उसको देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से भारत को इसको पूरा एकदम नज़रअंदाज करना चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए। पाकिस्तान को जो कहना था पाकिस्तान ने कहा है और जो फर्स्ट सेक्रेटरी की तरफ से फ्लोर पे जवाब दे दिया गया है बस उसी स्तर तक रखना चाहिए, उसी स्तर पर रखना चाहिए। राइट टू रिप्लाई जो है वो एक्सरसाइज कर दिया गया है और ऑफिशियली रिकॉर्ड पर जो अपना ऑब्जेक्शन है वो चला गया है। मोदी जी को बड़ी चीज़ों पर कहना चाहिए, नहीं ये नहीं कि पाकिस्तान ने क्या कौन सी तुच्छी बात कह दी उसी पर वो लग जाए कि नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है, ऐसा है। इस पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, मोदी जी वहाँ पर एक बड़ा ऑब्जेक्टिव लेके गए हैं और पाकिस्तान इन चीज़ों को उनको डेविएट करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरे हिसाब से उनको इन इश्यूज़ पर जो फर्स्ट सेक्रेटरी ने बोला वो ठीक है और इनडायरेक्टली ज़रूर उसको जवाब देना चाहिए। डायरेक्टली 1-to-1 जवाब देने से बच के इनडायरेक्टली, जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो हैंड इन हैंड, तो इसी तरह का कोई स्टेटमेंट। और ये आज भी हम इसीलिए बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि टेररिज्म है। अब टेररिज्म के साथ में हम पीस टॉक्स करें या कोई भी बायलैटरल टॉक करें उसका कोई मायना नहीं है। देखिए, मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर पहली बार जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या आप इशू बनाना चाहते हैं उसमें? क्या आप कश्मीर को मुद्दा बनाना चाहते हैं जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए, या आप
ये मुद्दा बनाना चाहते हैं कि यूएन जनरल असेंबली या यूएन का रोल आज के माहौल में एशिया में, साउथ एशिया में क्या है, और मोदी जी क्या देख रहे हैं या हिंदुस्तान क्या देख रहा है यूएन का रोल आगे 5 साल 10 साल में। क्या वेस्टर्न सेंट्रिक अमेरिकन कंट्रोल यूएन ही रहेगा? हिंदुस्तान पिछले 50 साल से यूएन पे, सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट की मांग कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आते हैं तो वादा कर जाते हैं कि वो बिंदु भी कल उठाया नवाज शरीफ ने। हाँ, तो ये इशू है, बेसिक इशू ये है कि हिंदुस्तान का रोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान तो वो सीट वाले जो मुद्दा है उसकी तो अब बात भी नहीं कर रहा हिंदुस्तान। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मोदी कल आज स्पीच है, मोदी जी इशू को उठाएंगे। इशू को उठाने का तरीका क्या अपनाएंगे ये तो उन पे निर्भर करता है, बट का तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा ही कि किस तरह इनको 1 to 1 डाइवेट करें। कश्मीर इशू इज नॉट एक इशू नहीं है यूएन असेंबली या यूएन स्पीच पे एड्रेस करने के लिए।